हेलो गाइस, अगर आपको किसी को WPR का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये नया है, अभी रिसेंट एग्ज़ाम का है, तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारे GI नंबर दे दिए हैं। ये भी ज़रूरी रहता है, ये भी आता है एग्ज़ाम में, ये सारा कुछ हो गया। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बाद में ये भी देख लेना आप। इसमें पूछ रहा है, इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है, ऑल पर्सनल हैव द अथॉरिटी टू स्टॉप एनी अनसेफ वर्क। ट्रू है, ये सही है। व्हेन डू यू नीड टू स्टॉप एनी अनसेफ वर्क दैट हैज द पोटेंशियल टू इंजरी पर्सनल। इमीडिएटली आपको स्टॉप करना है, ठीक है। When do you need to report any unsafe act, unsafe condition to your supervisor? Immediately report करना है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू SWA, मतलब सेफ वर्क अथॉरिटी प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप पूछ रहा है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे है स्टॉप अनसेफ वर्क। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट आर द स्टेप ऑफ द सेफ वर्क अथॉरिटी प्रोसेस। तो देखो, उसने पहला पूछा था, यहाँ पे पूरा पूछ रहा है, पांचों, उसमें 5 स्टेप होते हैं, स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो अप। उसके बाद इसने पूछा है कंप्लीट द स्टेटमेंट, इफ इट इज अनसेफ स्टॉप एंड रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। कोई चीज़ अनसेफ है तो पहले काम को बंद करो और अपने सुपरवाइजर को आप रिपोर्ट करो। उसके बाद यहाँ पे बोला है ए हैजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल कॉज हार्म टू पीपल, इन्वायरमेंट, असेस्ट, बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव रहेगा। देखो, मैं नया नया ऐसे लेके आता रहा हूँ, जैसे रिसेंट एग्ज़ाम होता है ना, तो उसका तुरंत जो है आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी किया करें प्लीज़। उसके बाद यहाँ पे है स्टेटमेंट 8 है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मोस्ट जॉब हैव वन और मोर हजार्ड दैट कैन एलिमिनेट एंड कंट्रोल कम्प्लीटली। कभी नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कोई भी जॉब में एक से या ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम उसमें से कई को एलिमिनेट कर सकते हैं परमानेंटली या कम्प्लीटली, तो कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसने पूछा है सेफ मीन्स, मतलब सेफ मीन्स दैट देयर इज़ नो नोन एंड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। ये आया था एग्जाम में, ये आप ध्यान से देख लेना। सेफ्टी मीन्स, सेफ्टी का क्या मतलब है, दैट देयर इज नोन, मतलब हमें पता है वहाँ पे एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क होता है। ओके। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, सेफ्टी इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्क और हार्म। तो ये है आपका GI। आप स्क्रीन शॉट ले लो, मैं इस पर रोक के रखता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो और इसको आप लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला है 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सऊदी अरामको ऑब्जर्वेशन प्रोसेस टू प्रोटेक्ट यू। मतलब सऊदी अरामको का ऑब्जर्वेशन ये जो प्रोसेस है, आप कहाँ से आप देख सकते हो, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस से देख सकते हो, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन से देख सकते हो, हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट से देख सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है इंक्लूडिंग आर कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, सॉरी इंसिडेंट आर कॉज्ड, इंसिडेंट कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। यहाँ पे लिखेंगे अनसेफ एक्ट, यहाँ पे अनसेफ कंडीशन। ओके। 13 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ एक्ट, इम्प्रॉपर यूज और इक्विपमेंट। इसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट आप ऐसे भी समझ लेना, इंसानों द्वारा किया जाता है अनसेफ एक्ट हमेशा, और अनसेफ कंडीशन जो है ना, वो किसी भी इक्विपमेंट का होता है अनसेफ कंडीशन, तो वो आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पूछा है 15 नंबर, रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ एक्ट है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा हो रहा है। अगर आप अपने किसी भी मशीन का गार्ड निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, अनसेफ एक्ट ही कर रहे हो ना। यहाँ पे अनसेफ कंडीशन पे टिक हुआ है, लेकिन इसको मत समझना, क्योंकि रिमूविंग सेफ्टी डिवाइस इज एन एग्जाम्पल, रिमूव कौन करेगा, इंसान ही करेगा ना, तो वो अनसेफ एक्ट है। इनएडेक्वेट गार्ड और सेफ्टी डिवाइस इज एग्जाम्पल ऑफ अनसेफ कंडीशन, मतलब पर्याप्त नहीं है। इनएडेक्वेट का मतलब है पर्याप्त नहीं है, वहाँ पे वो पहले से पर्याप्त नहीं है, किसी ने निकाला नहीं, वो पहले से नहीं है, इसलिए वो अनसेफ कंडीशन में है। तो 17 नंबर है, द सऊदी अरामको सेफ्टी पॉलिसी रिमाइंड्स यू दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक सेफ्टी कोर्सेस, फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स, बी प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी, रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। ओके। 18 नंबर है, व्हाट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ इंसिडेंट इन सऊदी अरामको। नंबर 1 के बारे में पूछा है। नंबर 1 है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर। ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मॉडल 2 आ गया है, और ये मॉडल 2 आ गया मेथड टू रिकॉग्नाइज एंड कंट्रोल हजार्ड। इसने पूछा है सेलेक्ट 2 कॉमन कॉज ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से आपको ये करना है, तो फेलियर टू फॉलो रूल्स एंड प्रोसीजर नंबर 1 कॉज है, ये ठीक है, कॉमन में लिखा है लेकिन यही है। उसके बाद उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड में क्या हो सकता है, एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट। आप सोचोगे एक्सकवेशन और फ्लोइंग वाटर, कंट्रोल लाइंस, ये कोई नहीं, ये एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेफ्टी हजार्ड ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, वो ग्रेविटी का हजार्ड है। ओके। ये ध्यान देना, ये ग्रेविटी का हजार्ड क्या हो, कोई चीज़ लिफ्ट हो रहा है। ओके। उसके बाद इसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेफ्टी हजार्ड ड्यू टू द मोशन। मोशन का मतलब कुछ चीज़ मूव कर रहा है, इधर आगे पीछे हो रहा है, तो मोशन का मतलब हैवी इक्विपमेंट एंड मूवमेंट। ओके। उसके बाद इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड। इस बार इसने मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड पूछा है, तो मैकेनिकल सेफ्टी हजार्ड रोटेटिंग सॉ ब्लेड्स, मतलब कोई चीज़ घूम रहा है, ठीक है। सॉ ब्लेड मतलब आरा हो गया या कोई चीज़ हो गया, या फिर ग्राइंडर आप यूज कर रहे हैं, वो भी रोटेटिंग हो रहा है। ओके। उसके बाद इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेफ्टी हजार्ड ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर मतलब कंप्रेस्ड सिलेंडर, प्रेशर का पूछा है ना, इसलिए कंप्रेस्ड सिलेंडर। ये कुछ जो शब्द हैं इनको ध्यान में रखना है आपको। ओके। उसके बाद 7 है सेलेक्ट टू एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हजार्ड इन द लिस्ट। बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल मतलब बैक्टीरिया जैसे बोलते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया। ओके, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद इसने पूछा है सेलेक्ट 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल हजार्ड इन द लिस्ट। केमिकल हजार्ड इस बार पूछा है, ये नहीं है। केमिकल में है आपका स्टीम हो गया और सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट ये भी एक केमिकल है। ओके। स्पार्क नहीं हो सकता, वाइब्रेशन नहीं हो सकता, फ्यूम्स मतलब ये धुआं है, तो आपको स्टीम एंड सॉल्वेंट। ये जो डबल टिक है ये जो ना ये डाउट था इसलिए लगाया है, बाद में ये क्लियर किया। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेचर हजार्ड इन द लिस्ट। टेम्परेचर के बारे में इस बार इसने पूछा है, टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर ओपन फ्लेम हो गया और स्पार्क हो गया, ठीक है। ये दोनों टेम्परेचर है। ओके।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे। इसमें इसने पूछा है वेल्डिंग आर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। वेल्डिंग से रेडिएशन निकलता है, ठीक है, रेडिएशन। उसके बाद 11 नंबर है द मेथड टू आइडेंटिफाई हजार्ड इन द वर्क परमिट प्रोसेस आर। ये सभी होगा, ठीक है। द मेथड टू आइडेंटिफाई हजार्ड, आप हजार्ड को कैसे पहचानोगे, कहाँ से पहचानोगे, क्या सोर्स है? तो आप ज्वाइंट साइड इंस्पेक्शन करेंगे, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करेंगे, उसके बाद हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट को देखेंगे, तभी तो जाके पता करेंगे कि कहाँ पे हजार्ड है। उसके बाद इसने 12 वाला पूछा है, हाँ 12 वाला, ठीक है। उसने 12 वाला पूछा है इन what to section in the permit form you must identify and control the hazard। तो सेक्शन 2 होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। मैं परमिट के थ्रू आपको दिखा भी सकता हूँ, किधर गया परमिट। चलो परमिट तो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, परमिट पे रहता है। ओके जब उसके बाद हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट, एक मिनट देखो इसमें है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल बाय आइसोलेशन। इसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल बाय आइसोलेशन। लॉकआउट एंड टगआउट, इसको लूटो बोलते हैं शॉर्ट में, ओके। 14 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यहाँ पे इंजीनियरिंग पूछा था, ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ रहा है, ओके। तो इम्प्लीमेंटिंग यज एंड यस रूल्स, ये सेफ्टी है, ओके, सेफ्टी। उसके बाद हीट इंडेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन का काम है। कभी भी ध्यान देना, अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया या कोई डॉक्यूमेंट आ गया तो वो समझ लेना एडमिनिस्ट्रेटिव है। और ये जो है रूल्स एंड प्रोसीजर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये भी रूल्स एंड प्रोसीजर कागज़ से ही तो बनता है ना। और ये जो इंजीनियरिंग है ये तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा, आप खुद जाके आप उसको फिजिकली आप इंस्टॉल करेंगे। मॉडल 3 आ गया है। मॉडल 3 में है आपका व्हाट हजार्ड आर द मेन कॉज टू स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। स्लिप ट्रिप फॉल्स का मेन हजार्ड क्या है? अनइवन फ्लोर सरफेस एंड चेंज इन लेवल, अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग। जैसे कवरिंग का मतलब होता है कोई फ्लोर है वहाँ पे किसी चीज़ से ढके हो, ठीक है, और वो लेवल में नहीं है। उसके बाद बेड फ्लोर, भीगा हुआ, ट्रेलिंग केबल, जो केबल बिछी होती है ना ऐसे ऐसे रास्ते में केबल, उनके बारे में पूछा, ट्रेलिंग केबल। पूर हाउस कीपिंग, अगर आपने अच्छे से हाउस कीपिंग नहीं है, ये ऑल ऑफ द एबव आएगा। मेरी स्पीड भले ही थोड़ा तेज़ है, ये आप अपने वीडियो में धीमा कर लोगे अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए फटाफट करवाना पड़ेगा, नहीं वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्क प्लेस एंड ऑफ जॉब इंजरी इन द सऊदी अरामको स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। ये चाहे आप ऑन ड्यूटी हो चाहे जहाँ पे हो, आप इसमें जैसे स्लिप ट्रिप फॉल्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। कहीं आप रोड पे चल रहे हो, फिसल गए, पूर हाउस कीपिंग है उसमें फंस के गिर जाएंगे, तो ये सब मतलब लार्जेस्ट परसेंटेज में रहता है, ओके। उसके बाद इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल रिड्यूस द रिस्क और स्लिप एंड फॉल इन एन मोप्ड बेड फ्लोर। मोप्ड बेड फ्लोर के बारे में बोल रहा है क्या? प्लेसिंग बेड फ्लोर वार्निंग साइन। अगर कहीं पे मोप्ड मारा हुआ है या कहीं पे मोप्ड लगाया हुआ है तो वहाँ पे आपको प्लेसिंग बेड फ्लोर वार्निंग का साइन लगाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस स्लिप ट्रिप एंड फॉल्स। ये सारा कुछ है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ओके।
उसके बाद आप देखेंगे सेलेक्ट 2 हैजार्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड एसोसिएट विद द टूल्स एंड इक्विपमेंट यूजिंग डिफेक्टिव एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसने क्या पूछा है? सेलेक्ट 2 हैजार्ड फ्रॉम द लिस्ट दैट एसोसिएट विद द टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स एक हो गया एंड इक्विपमेंट, ठीक है, ये 2 हैजार्ड हो गए। ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वैसे लिख दिया है, जब ये करोगे तो वो आ जाएगा। एंड लगा हुआ है ना, एंड, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। कंफ्यूज नहीं होना कि 2 चूज करेंगे और उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इसी पे टिक मारना है आपको। यहाँ पे बोला है इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है इंस्पेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट बिफोर यूज, ट्रू है, यूज करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा। साथ है इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यू कैन ब्रिंग एंड यूज होममेड टूल्स इन योर वर्क प्लेस, बिल्कुल गलत है। अपने हाथ से बना के यूज नहीं कर सकते हो। अगर मान लो हथौड़ी ख़राब भी हो गया ना, तो उसको डायरेक्ट रिप्लेस करने के लिए बोलो, आप खुद से उसको मेंटेन मत करो। What will you do if your tools or equipment are damaged or defective? क्या करोगे? Report to your supervisor immediately। और कहीं कहीं रहता है remove from the site, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है if you have to shout to be heard by someone nearby then the surrounding noise level is probably above। ये बहुत ध्यान से सुनना। किसी ने आपके पास चिल्लाया है, बहुत तेज़ी से चिल्लाया है, बहुत ज़्यादा तेज़ से, तो अनुमानन वो क्या, उसका मतलब साउंड का लेवल क्या रहा होगा? तो 80 डेसिबल रहा होगा कि 85 रहेगा? तो 85 रहेगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ सुनाई देता है तो 85 रहेगा, ओके, ये गलत है। उसके बाद इसने बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू हैजार्ड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कोई, जैसे आप कोई मशीन यूज कर रहे हो वाइब्रेशन वाली, तो उसमें 2 हैजार्ड क्या हो सकते हैं? नर्व डैमेज हो सकता है आपका, वाइब्रेट वाइट फिंगर। अलातूल चलाते रहोगे ना, आपके यहाँ उंगली का जो ये उंगली रहता है, इसका जो ब्लड है वाइट हो जाएगा यहाँ पे, खूब देर तक चलाए रहोगे, तो वही 2 हैजार्ड है। उसमें नर्व डैमेज हो जाएगा, आपका जो नसें हैं डैमेज हो जाएंगी और वाइब्रेट वाइट फिंगर हो जाएगा आपका। उसके बाद 11 है इफ़ द नॉइज लेवल इज एबव 85 डेसिबल यू में सफ़र। क्या हो सकता है? नॉइज इंक्लूड डिफेंस, नॉइज, हाँ, साउंड इंक्लूड डिफेंस, आप लॉस हो जाएगा, आप मतलब आप सुनने की क्षमता ना आपकी कम हो जाएगी, या आप हमेशा के लिए अपना ये खो सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और बचा है, 40-50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इन द मोस्ट परसेंटेज फ्यू नॉइज एंड वाइब्रेशन। देखो फास्ट पढ़ने के चक्कर में शब्द भले ही गलत हो जाए, लेकिन जो इसमें टिक लगाया गया है वो सही है। तो प्रिफर्ड, तो इसने बोला है रिड्यूसिंग द नॉइज। इसने बोला है सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? अगर कहीं बहुत साउंड हो रहा है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है आपके पास? तो वो क्या करना है? रिड्यूस द नॉइज और वाइब्रेट एट द सोर्स बाय रिप्लेसिंग द टूल्स। कोई इंजन बहुत साउंड कर रहा है, उसको रिप्लेस करके कोई अच्छा ले आओ, वो सबसे बढ़िया मेथड है, ओके। 13 पूछा है प्रिवेंट यू, क्या चीज़? मशीन गार्डिंग। यहाँ पे आप मशीन गार्डिंग लिखेंगे। मशीन गार्डिंग प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग पुल्ड इन कॉन्टैक्टिंग हॉट और कोल्ड सरफेस एंड प्रिवेंट इंजरी व्हेन मशीन फेल और फॉर इजेक्टेड मतलब उसे छूट के या टूट के बिखर जाना। जैसे कोई मशीन चल रहा है ना, ये जो मशीन का गार्ड है, जैसे मशीन चल रहा है उसका व्हील या तो निकल गया तो टूट के लगने से आपको ना कौन बचाता है? मशीन गार्ड बचाता है, ओके। इसके बाद इसने पूछा है व्हाट आर द हैजार्ड एसोसिएटेड विद द मशीन। मशीन से जो हैजार्ड हैं वो कौन से हैं?
तो हॉट सरफेस, कोल्ड सरफेस, इजेक्टेड मशीन पार्ट, इंटेंगलमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव होगा। इंटेंगलमेंट उसमें फंस जाना, लपेट लेना, जैसे कोई पार्ट चल रहा है ना उसमें आपके कपड़े आ गए उसमें लपेट लेगा। इजेक्टेड मशीन पार्ट मतलब किसी उस मशीन का कोई पार्ट जो है उससे छूट के उससे निकल के आपको लग जाएगा। कोल्ड सरफेस रहता है बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया और बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, जैसे कोई मशीन चल रहा है और बहुत गर्म है, आपको पता नहीं उसको टच कर लिए। तो ये सब चारों टाइप के हजार्ड हैं, इसलिए इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। उसके बाद इसने 15 वाला पूछा है, फ्लाई व्हील्स मस्ट बी गार्डेड इन इंस्टॉल लेस देन एबव द वर्किंग सरफेस। ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर के अगर नीचे कुछ रहेगा ना तो फ्लाई व्हील्स हमेशा लगाना पड़ेगा। जैसे आप खड़े हो 2.5 मीटर के एरिया पे कोई मशीन चल रही है और उसमें ये फ्लाई व्हील्स नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करेगा, उसमें पुल्ड इन कर सकता है, खींच सकता है या कुछ फंस सकता है। इसलिए जो 2.5 मीटर के नीचे रहेगा वहाँ हमेशा आपको फ्लाई व्हील्स लगा। ये फ्लाई व्हील्स कभी कभी ये फ्लाई व्हील्स भरने को आ जाएगा, कभी ये दिया रहेगा यहाँ पे लेकिन ये फ्लाई व्हील्स नहीं रहेगा। तो ये और ये दोनों एक के मतलब वो दोनों ध्यान में रखना। उसके बाद इसने बोला है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है मशीन गार्ड शैल बी इंस्टॉल बिफोर अराइव ऑन द साइट एंड पोजीशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ट्रू है, आपको साइट पे जाने के पहले वहाँ पे जो मशीन गार्ड है लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और या अब आप जा रहे हो मतलब वो सेफ रहना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है आफ्टर फिक्सिंग एन इक्विपमेंट व्हाट इम्पोर्टेंट स्टेप शुड बी डन, रीइंस्टॉल गार्ड बिफोर रिटर्निंग टू सर्विस। जैसे आपने कोई मशीन खोला है और उसको आप मेंटेनेंस कर दिए हैं लेकिन आप गार्ड नहीं लगाए हैं तो वो आपको लगाना है। रीइंस्टॉल द गार्ड बिफोर रिटर्निंग टू सर्विस में देने से पहले आपको वो गार्ड लगाना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है इसने, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यू आर अलाउड टू कन्फाइंड स्पेस विदाउट कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। बिल्कुल नहीं, बिना परमिट के आप कन्फाइंड स्पेस में जा ही नहीं सकते, ओके। उसके बाद सिलेक्ट 2 हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस लिस्टेड बिलो। कन्फाइंड स्पेस में आपको 2 हजार्ड पहचानना है, एक तो टॉक्सिक मटेरियल हो गया और एक एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया। लो प्रेशर भी होता है, फ्लाई एजेक्ट नहीं है, लेकिन ये दो मेन है, ठीक है। ये नहीं होता है, लो प्रेशर रहेगा ज़रूर, ऑक्सीजन का डिफिशियंसी रहती है, लेकिन ये दो पूछा है तो ये दोनों मेन है, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 20 पूछा है सिलेक्ट 2 हजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रेशर टेस्टिंग। प्रेशर टेस्टिंग के टाइम पे आपको दो हजार्ड आपको देखना है। तो मैकेनिकल फेलियर एंड रिलीफ सिस्टम फेलियर। रिलीफ सिस्टम क्या होता है ना, जैसे कहीं पे ये देखो यहाँ पे कोई लगा है, वाल्व लगा है, यहाँ पे एक वाल्व लगा है, ठीक है, और इसको रिलीफ सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसमें ज़्यादा हवा भर गया तो ये अपने आप रिलीज होके वो प्रेशर से, जैसे कुकर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देख लो, कुकर, जब कुकर पे खाना बनाते हो उसमें बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है तो वो एक टाइम पे अपने आप रिलीज हो जाती है, ओके। उसी तरह से यहाँ पे लगा रहता है, अगर ये फेल हो गया, वो रिलीज नहीं हुआ गैस और ज़्यादा हो गया तो पाइप फट जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी करेगा, ठीक है। इसलिए उसी को बोलते हैं रिलीफ सिस्टम फेलियर। और ये मैकेनिकल फेलियर जो है, जैसे मैकेनिकल का कोई काम है, जैसे हाइड्रोलिक हो गया, हाइड्रोलिक फेल हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक मशीन बंद शट डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, ओके। उसके बाद सवाल नंबर 20 है, इसने क्या पूछा है हाउ डू यू नोटिफाई द वर्कर इफ़ देयर इज़ हाइड्रो टेस्ट अराउंड द एरिया। कहीं पे हाइड्रो टेस्ट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, प्लासिंग बैरियर एंड सैनिजेस। हाइड्रो टेस्ट जो है बहुत ख़तरनाक है, रेडिएशन निकलता है उसमें से। तो अगर मान लो ये एरिया है, अगर यहाँ पे आपका हाइड्रो टेस्ट हो रहा है तो आप बैरिकेड करना पड़ेगा खूब दूर तक, ओके, ताकि वहाँ कोई जा ना सके। 22 नंबर सवाल है हुच ऑफ द फॉलोइंग आर हजार्ड पर्टेनिंग टू वेदर कंडीशन।
इसमें हुच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड, तो हाई विंड स्पीड हो सकता है। वेदर के बारे में पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, हाई विंड स्पीड, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो सकता है, हैवी रेन भी हो सकती है, फ्लडिंग हो सकती है, जैसे कीचड़ उचड़ हो जाता है ज़्यादा ना, तो ऑल ऑफ द एबव रहेगा। ओके, उसके बाद इसने पूछा है 27, व्हाट इज़ द विंड स्पीड लिमिट फॉर द यूज ऑफ क्रेन। क्रेन के लिए आपका विंड स्पीड क्या होता है, तो ये क्रेन के लिए 32 हो जाएगा, मैन बास्केट के लिए 25 हो जाएगा, स्कार्फ फोल्डिंग के लिए 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, आगे पीछे करके पूछ लेता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। हमारा जो इसने पूछा है क्रेन के बारे में, तो क्रेन 32 होता है। ओके, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हजार्ड्स, एयरबोन्स, कंटामिनेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज्ड। इसने बोला है टू प्रोटेक्ट यू हजार्ड एयरबोन्स, मतलब जो हजार्डस एयरबोन्स होते हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो और उनसे आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्या मेथड अपना के करोगे, तो रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है ना, एक तरह का मास्क होता है, वो आप अपने मुंह में लगाओगे ना, तो कुछ भी इनहेल करोगे उस एयर को, गंदा एयर को वो ये कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा, क्लीन करके आपको अच्छा एयर देगा और बाकी वो निकाल देगा। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा सवाल है। उसके बाद इसने पूछा यू मस्ट बेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव मॉनिटर व्हेयर यू मे बी एक्सपोज टू H2S। H2S का लेबल मतलब आप ये बोल रहा है यू मस्ट बेयर पर्सनल, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है छोटा सा, उसको हम लोग T40 बोलते हैं। वो आपको अगर कहीं पे 10 ppm और हायर है तो वो जो है आपको वार्न करेगा, उसमें एक अलार्म बजता है। ठीक है, तो वो आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। तो कितना इसका लेवल क्या है, 10 ppm और हायर। अगर 10 ppm रहेगा ना तो साउंड करना शुरू कर देगा और वो ख़तरनाक लेवल है, इसमें कुछ ज़्यादा ही है, बहुत है, अभी थोड़ा मेरा गला सूखने लगा। ओके, चलो कोई नहीं। एनीवन कैन स्टॉप अनसेफ वर्क इन द वर्क साइट, एनीवन कैन स्टॉप अनसेफ वर्क इन द वर्क साइट, ट्रू, कोई भी स्टॉप कर सकता है काम की साइड पे। उसके बाद इसने पूछा है ट्रू और फेल्स, कवरिंग ए सीवर विद इन 23 मीटर प्रिवेंट्स एनी रिलीज ऑफ फ्लेमेबल गैस, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। ये जो ना है बोल रहे कवरिंग ए सीवर, जैसे यहाँ पे ये गटर है और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस जो होता है ना 23 मीटर होता है। 23 मीटर के एरिया में कहीं भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको नहीं करना है। ये दूसरा सवाल का मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसने जो बोला है ये सही है, मतलब कवरिंग ए सीवर विद इन 20 मीटर प्रिवेंट टू एनी रिलीज ऑफ फ्लेमेबल। जैसे आप यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, यहाँ से स्पार्क निकलेगा ना, तो अगर यहाँ पे ये कवर नहीं रहेगा तो आग लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस ज्वलनशील गैस होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है, इसलिए। व्हाट डज ए ग्रीन टैग मीन्स ऑन ए स्कार्फ फोल्डिंग, ग्रीन टैग अगर लगा रहेगा ना तो स्कार्फ फोल्डिंग इज रेडी टू यूज, उसमें आपको ये इसका नहीं बताता है कि आप हार्नेस पहनो, लेकिन जब येलो टैग रहेगा ना, येलो टैग में आपका मस्ट है, आपको मस्ट पहनना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, फुल बॉडी हार्नेस। और वहीं पे अगर रेड टैग रहेगा ना तो आप काम करना नहीं अलाउ है, ओनली कौन जा सकता है, स्कार्फ फोल्डिंग जो एरेक्ट कर रहा है वही जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसने पूछा है व्हाट डज येलो टैग मीन्स ऑन द स्कार्फ फोल्ड, तो बेयर फुल बॉडी हार्नेस आपको पहनना है। सेलेक्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल का आपको 2000 फाइंड करना है। गार्ड्रेल्स प्लेटफॉर्म एंड नॉइज इंक्लोजर, ये गार्ड्रेल्स क्या होता है, जैसे आप अपने छत पे, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, जैसे आप अपने छत पे वो लगाते हो रेल्स, उसको बोलते हैं, या फिर सीढ़ी पे चढ़ने लगो तो जीना के सहारे लगा रहता है, उसको पकड़ने, उसी को बोलते हैं गार्ड्रेल्स। ओके, और नॉइज इंक्लोजर मतलब अपने कान में कुछ लगाना पड़ेगा ताकि आपका ये जो सुनने की क्षमता है वो डैमेज ना हो जाए।
ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? वर्किंग एट ग्राउंड लेवल बट नेक्स्ट टू ए डीप एक्सकवेशन मे आल्सो बी कंसीडर एट अ कन्फाइंड स्पेस। बहुत ट्रू है। मान लो देखो ये एरिया है, ठीक है, और यहाँ आप काम कर रहे हैं, इस एरिया में आप काम कर रहे हैं इतने, और इसके यहाँ आगे जाओगे ना तो यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पे एक गड्ढा है और ये हाइट है, यहाँ पे गड्ढा है, तो ये एक तरह से वर्किंग एट हाइट हो गया, मतलब आप हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको। तो सवाल नंबर कौन था? ट्रू, हाँ, तो ये था। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, व्हाट इज यूज टू टेल पीपुल टू कीप अवे फ्रॉम स्कैफोल्डिंग? वार्निंग साइन, बैरिकेड लगाना है और वार्निंग साइन लगाना है, ओके। when working with heavy equipment, what two safety precautions should be checked? बैरिकेड और साइन और विंड स्पीड, किसके लिए? वर्किंग विद हैवी इक्विपमेंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद उसने पूछा है हजार्ड, व्हाट हजार्ड कैन काज इलेक्ट्रिकोशन? मतलब इलेक्ट्रिकोशन मतलब आपको झटका लगेगा और बहुत खतरनाक होता है, तो क्या हो सकता है? ओपन केबल आपको झटका दे सकता है, बहुत खतरनाक, ठीक है। उसके बाद इसने 11 पूछा है, 11 के बारे में, उसने पूछा है हाउ कैन यू प्रिवेंट ओवरलोडिंग क्रेन्स सेलेक्ट टू बेस? अगर कोई ओवरलोड क्रेन्स है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इंस्पेक्ट इक्विपमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा, ऑपरेटर मस्ट बी सर्टिफाइड होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्रिटिकल लिफ्ट प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर 40 टन, मोर 40 टन, ओके, मोर देन 40 टन, 40 पे रहेगा और उसके ऊपर रहेगा तो वो चाहिए आपको। क्या चाहिए? क्रिटिकल लिफ्ट प्लान, ध्यान में रखना। उसके बाद इसने पूछा है व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ हैजार्ड व्हेन यूजिंग ए फोर्कलिफ्ट, सेलेक्ट 2 फॉर द लिस्ट। क्या चीज़ पूछा उसने? फोर्कलिफ्ट के बारे में पूछा है। 2 चीज़, क्या चीज़ है? रोल ओवर हो सकता है, अनऑथराइज्ड यूज हो सकता है। सॉरी, हाँ, इसने हजार्ड के बारे में पूछा है, क्या हो सकता है? रोल ओवर मतलब होता है कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये इक्विपमेंट जाके इसके ऊपर चढ़ जाएगा, चढ़ते चढ़ते आगे चला जाएगा, और रोल ओवर हो गया। अनऑथराइज यूज का मतलब होता है आप ऑपरेटर नहीं है फिर भी आप मशीन को चला रहे हो, उसी को बोलते हैं अनऑथराइज्ड यूज्ड, ओके। इसके बाद इसने बोला है स्पॉइल इज एक्सकवेशन शुड बी एटलीस्ट। स्पॉइल मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई गड्ढा खोद रहे हो, यहाँ पे आप गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे आप गड्ढा खोद रहे हो और जो आप मिट्टी निकाल के रखोगे ना 60 सेंटी दूर रहना चाहिए एक्सकवेशन से, नहीं तो उसी में कोलाप्स हो जाएगा बाद में, ओके। तो 60 सेंटी, ओके। उसके बाद इसने पूछा है एक्सकवेशन विद गुड शोरिंग हेल्प टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, जैसे आप किसी गड्ढे में काम कर रहे हो, एक शोरिंग होता है। शोरिंग का मतलब होता है एक गड्ढा हो गया और यहाँ बीच में ये प्लाई है, बीच में गड्ढा खोदना है, ये जो है ना ये जैक सिस्टम से दोनों को दबा के रखेगा, दोनों को फैला के रखेगा ताकि ये मिट्टी गिर न जाए। बड़ी बड़ी प्लाईवुड होती हैं तो उसी में से है आपको। तो इसने पूछा है क्या चीज़ से रोकेगा? अगर आप शोरिंग कर दोगे तो क्या चीज़ रोकेगा? तो वो रोकेगा केबिन एंड साइड वॉल्स, मतलब मिट्टी खसक जाती है ना, और ग्राउंड कोलाप्स मतलब अगर आप कम गड्ढा किए हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खोदोगे 1 मीटर तो ये अगर मिट्टी ढीली रहेगी तो खसक के नीचे गिर जाएगी, तो उसी को बोलते हैं ग्राउंड कोलाप्स। स्लीपेज ऑफ सोइल, जैसे आप मोरंग समझ लो, यहाँ पे सब कुछ मोरंग में रहता है और उसको सैंड बोलते हैं। आप गड्ढा खोदोगे तो भरते भरते जाता रहता है कि नहीं? भरता रहता है। आप बालू को एक चिम्मच या एक बेलचा बालू निकालोगे फिर वो गड्ढा भर जाता है, उसी को बोलते हैं स्लीपेज ऑफ सोइल, ओके।
उसके बाद इसने बोला है व्हाट आर द टू बेस्ट कंट्रोल फॉर द केबिन। टू बेस्ट सोरिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है स्लोपिंग एंड बेंचिंग, सबसे सेफर एंड सबसे बेस्ट तरीका है, ये ध्यान में रखना। नहीं तो बोला ट्रेंचिंग और ये क्या पूछे व्हाट आर द टू, ये डाउट में था ये सवाल। व्हाट आर द टू बेस्ट कंट्रोल फॉर द केबिन, मतलब वही को बोलते हैं केबिन, ताकि वो क्या बोलते हैं गिर ना जाए। मतलब मिट्टी अगर आप ज़्यादा एक्सकवेशन कर दिए वो कोलाप्स हो जाएगा, इसलिए स्लोपिंग और बेंचिंग। स्लोपिंग वो होता है जैसे ये गड्ढा खोदे तो ये मिट्टी इस तरह से, इसको बोलते हैं स्लोपिंग। और वहीं बेंचिंग की बात हो गई ना, तो जैसे इसको बेंचिंग बोलते हैं, इस तरह से बेंचिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इस तरह से बेंचिंग हो जाएगा। बेंचिंग साइड करेंगे ना तो ये वाला मिट्टी खिसकेगा तो यहाँ टक जाएगा, ये खिसकेगा तो यहाँ टक जाएगा, ये खिसकेगा तो यहाँ टक जाएगा, और ये थोड़ा दूर तक रहता है, ये हो जाएगा बेंचिंग, ये हो जाएगा स्लोपिंग। ओके, उसके बाद देखते हैं हुच प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर पीपल कैन नॉट एक्सीडेंटली फॉल इन द एक्सकवेशन। मतलब कौन सा प्रिकॉशन है जिससे कोई भी आदमी, जैसे रातों आदमी कहीं गड्ढा उड्ढा खोदा है तो क्या ऐसा चीज़ कर दोगे कि आदमी उसमें गिरे ना। तो इंस्टॉल बैरिकेड एंड वार्निंग साइन, वहाँ पे आपको बैरिकेड लगाना पड़ेगा, चाहे हार्ड बैरिकेड चाहे नेट वाला बैरिकेड, और वहाँ पे आपको साइन लगाना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे एक्सकवेशन है, पहले से आप ध्यान से रहो। उसके बाद मैकेनिकल एक्सकवेशन आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट क्लोजर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट अंडरग्राउंड पाइप्स और केबल। जैसे ये ज़मीन है, ध्यान से समझना, ये ज़मीन है, इसने क्या पूछा है मैकेनिकल, और ये आप जो है 1 से 3 मीटर तक, यहाँ 3 मीटर अंदर ज़मीन के नीचे आप इतना दूर तक कोई मशीन यूज नहीं कर सकते हो, उसके नीचे आप मशीन यूज कर सकते हो। क्योंकि इतने एरिया में बहुत सारी फैसिलिटी होती हैं, वाटर लाइन जाएगी, पाइप लाइन जाएगी, गैस लाइन जाएगी, केबल जाएगा, वायर जाएगा, इस 3 मीटर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। इसलिए आप इसके बीच में मैकेनिकल एक्सकवेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे जेसीबी बुलाओ खोद दो, तो नहीं कर सकते हो, उसको आप मैनुअल खोदना पड़ेगा। जब 3 मीटर क्रॉस कर जाओ ना, जब जानो अब कुछ नहीं है, तो आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अंडरग्राउंड यूटिलिटी जो है इस लेवल में रहती है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते भैया। उसके बाद 19 है सेलेक्ट 2 हज़ार्ड एसोसिएटेड विद द बरीड केबल। बरीड केबल वही हो गया जो ज़मीन के नीचे ढका हुआ है, तो उसमें क्या 2 हज़ार्ड हो सकता है। अच्छा, आपको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे कोई केबल लगा हुआ है, उसको आप कैसे पता कर सकते हो, या तो आप केबल डिटेक्टर मशीन लेके आओगे तभी डिटेक्ट करके पता चल सकते हो। तो अगर आप नहीं चेक कर रहे हो तो क्या उसमें 2 खतरा हो सकता है। तो डिगिंग विथ बैकहो, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर बैकहो से करोगे तो हज़ार्ड है, आप केबल वेबल सब उखाड़ के ले आओगे, खोद डालोगे। यूजिंग जैक हैमर नियर द लाइव केबल, जैक हैमर होता है जैसे कहीं स्टोन हो गया, खट 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 करेगा ना, अगर आप उस केबल पे जाओगे तुरंत केबल को कट कर देगा और उसमें शॉक लग जाएगा, मतलब करंट लग जाएगा, वो आपका मशीन भी तो जाएगा, आप भी जाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना है भैया। ऐसे ही नहीं, परमिट सिस्टम है, परमिट सिस्टम का मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जिम्मेदारी, बहुत बढ़िया चीज़ भी है। ठीक है, और ये सेफ्टी को हमेशा फॉलो करना है। तो उसके बाद इसने बोला है व्हाट डज H2S स्मेल लाइक लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा, ये याद रखने वाली रहेगी बात रखना, लो कॉन्सेंट्रेशन पे रहेगा तो कैसे गंध आएगा, रोटन एग्स, मतलब सड़ा हुआ अंडा की तरह। लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बहुत धीमी, इसको समझ रहे हो, ppm में नापते हैं, ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब ये लाखों में है, तो उसका अगर 1% आप स्मेल है ना तो ये है, लेकिन अगर उसको आप इनहेल करोगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो बढ़िया से पता चलेगा, क्योंकि हम लोग खाली क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए ब्रीफ में नहीं जा सकते हैं, बहुत समय लग जाएगा। उसके बाद यहाँ 21 है इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, मूव टू लोअर ग्राउंड इन द इवेंट ऑफ H2S लीक।
कौन सा ग्राउंड? लोअर ग्राउंड। अगर मान लो कहीं H2S रिलीज हो गया है तो क्या करोगे आप? लोअर ग्राउंड में जाओगे। बिल्कुल ऐसी गलती भी मत करना, क्योंकि H2S हमेशा सेटल रहता है लो ग्राउंड में। ये स्टेटमेंट गलत है। सही है, आपको हमेशा अपर ग्राउंड पे जाना है। जैसे कहीं माउंटेन पे चढ़ जाओ या क्रॉस विंड जाओ तो आप बच सकते हो H2S से। ओके, उसके बाद इसने दूसरा पूछा है, नो वर्क और कन्फाइंड स्पेस एंट्री कैन बी परमिटेड इफ द H2S लेवल रीच मोर देन ppm 100 ppm अगर रहेगा ना, अगर 100 ppm रहेगा तो कोई परमिट, कोई कन्फाइंड स्पेस एंट्री अलाउड नहीं है। 10 ppm लोग मार देंगे, 10 ppm, क्योंकि 10 ppm खूब पड़े हैं। 10 ppm रहेगा ना तो आप काम कर सकते हो, लेकिन हॉट वर्क नहीं कर पाओगे उसमें आप जाके कुछ। लेकिन इसके लिए आपको प्रिकॉशन है, ऐसे नंगे मुंह नहीं जा सकते हो, आपको साबा काबा पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर 100 है तो कोई परमिट नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 23 पे आ जाते हैं। व्हाट आर द टू इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज टू मिनिमाइज H2S एक्सपोजर? व्हाट आर द टू इंजीनियरिंग कंट्रोल टू मिनिमाइज, मतलब कम किया जा सकता है। इंजीनियरिंग मतलब कम कैसे करोगे? तो सबको आप वेंटिलेशन लगा दो। जैसे कोई रूम है या कोई कन्फाइंड स्पेस है, वेंटिलेशन लगा दोगे तो उसका जो गैस है वो रिलीज कर देगा। क्लीनिंग हमेशा साफ सुथरा रखना भैया, इसीलिए। ओके, तो दो इंजीनियरिंग है। उसके बाद इसने पूछा, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हॉट वर्क इज परमिटेड एबव 0 पॉइंट इतना। एबव पूछ रहा है, ये ध्यान देखना इसके साथ क्या लगा है, 0 की एबव। अगर इसके ऊपर रहेगा तो कर सकते हैं, बिल्कुल करना नहीं, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी। ठीक है, फेल से आगे बढ़ते हैं। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? फॉर एनी कटिंग, बिल्डिंग एंड बर्निंग ऑपरेशन, even if hot work permit is not issued, a trained fire watch must be assigned। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो फॉर एनी कटिंग, बिल्डिंग एंड बर्निंग ऑपरेशन, अगर परमिट नहीं भी इशू है ना तो वहाँ पे भी ट्रेंड ही फायर वॉच चाहिए। ये नहीं कि अगर परमिट नहीं इशू है और या परमिट इशू है तो आप किसी भी फायर वॉच को खड़ा कर दो। नहीं, ये ट्रेंड के पूछ रहा है, ट्रेंड के बारे में पूछ रहा है। ट्रेंड फायर वॉच मस्ट बी असाइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, हाउ डू बी कंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एरिया से मतलब है जहाँ किसी भी एरिया में, इतना ही ध्यान रखना, जैसे कोई एरिया है वहाँ पे हर आदमी को जाना अलाउ नहीं है, एक तरह का परमिट चाहिए तभी आप वहाँ एंटर कर सकते हो। उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही बोलते हैं। वो चाहे घर हो, बिल्डिंग हो या गैस प्लांट हो, कुछ भी हो। ऐसा मत सोचना खाली प्लांट ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है, ऐसा कभी नहीं। जैसे कोई आरामको का बिल्डिंग है, जैसे स्कूल का काम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, आप परमिट लाओगे तभी एंट्री कर सकते हो, उसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। 26, हाउ डू बी कंट्रोल बिल्डिंग। अच्छा, इसको तो हम पढ़ लिए थे। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो हॉट वर्क परमिट एंड असाइन अ फायर वॉच, ये करेंगे तो काम सही है। व्हाट टाइप ऑफ आइटम आर फायर हजार्ड, सेलेक्ट टू आंसर। डैमेज पावर कोड्स एंड ओवरलोडेड एक्सटेंशन कोड। जैसे हम लोग घर पे क्या करते हैं, बड़ा एक कोड है, इसमें खूब सारा पॉइंट है, सब 10-20 आदमी लाके मोबाइल चार्जिंग पे लगा देंगे, या इसी एक बोर्ड में से 4-5-6-10 केबल निकाल ले जाएंगे, तो ये ओवरलोड हो गया या ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, उतना कैपेसिटी या तो रहना चाहिए उसका। ओके, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उसके बाद इसने पूछा है 28 से, व्हाट आर 2 एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क एक्टिविटीज कॉज्ड बाय नॉन फ्लैमेबल मटेरियल। इसने नॉन फ्लैमेबल मटेरियल्स के बारे में पूछा है, तो उसमें हजार्ड क्या हो सकता है। जैसे 2 के बारे में पूछा है, डिस्कार्डेड सिगरेट्स। ये रहा सिगरेट, आपने पी लिया और फेंक दिया, इसमें जो आग बचा है ना वो जो है फ्लेमेबल मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा तो आग लगी जाएगा। उसके बाद स्पार्क फ्रॉम फाल्टी वायरिंग, जैसे कोई वायर केबल जा रहा है, यहाँ से स्पार्क हो गया
तो वहाँ भी आपको आग लग सकता है। इसने पूछा व्हाट आर 2 एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क एक्टिविटी कॉज्ड बाय नॉन फ्लेमेबल मटेरियल, तो यही दोनों हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसने पूछा है व्हाट डज अ रेड लेबल मीन्स ऑन द हजार्डस मटेरियल। रेड लेबल का मतलब क्या होता है? अभी जैसे हम लोग घर पे पेंट वेंट यूज करते हैं, अगर रेड लेबल वहाँ पे है ना तो उसका मतलब ये ज्वलनशील है, फ्लामेबल है। उसके बाद सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजर एंड गैस सिलेंडर मस्ट सेपरेटेड बाय अ बैरियर विथ बैरियर कितना मीटर 1.2। जैसे ये देखो ये एक एरिया है, आपने यहाँ सामान रखा है, तो यहाँ पे आपका एक तरफ से ऑक्सीडाइजर है और एक तरफ रहेगा आपका ऑक्सीजन, ये दोनों सिलेंडर हो गया ऑक्सीजन। ओके, तो ये जो बैरियर है ना, ये एक बैरियर लगा हुआ है, इसका हाइट कितना होना चाहिए? ये ऊपर का हाइट तो 1.2 होना चाहिए, क्योंकि इधर से कांटेक्ट पकड़ सकता है, समझ रहे हो, इसलिए ये 1.2 रहेगा। ठीक है, हार्ड मतलब मेटल का रहता है वो, मतलब उसका रोकने का क्षमता भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भैया देख लो, आगे देख लेते हैं हम। व्हाट डज ए येलो लेबल मीन्स ऑन द हजार्डस मटेरियल, नहीं यार, हजार्डस मटेरियल, जल्दी जल्दी पहने थे ना, ये जो पंडित खूब देर तक कथा कहते हैं, गटी उटी जो हो जाती है उसी तरह से हो गया है। तो ठीक है, व्हाट डज ए येलो लेबल मीन्स, येलो लेबल रहेगा तो रिएक्टिव रहेगा। व्हाट डज ब्लू लेबल मीन्स, ब्लू लेबल रहेगा तो हेल्थ हजार्ड हो जाएगा, ब्लू लेबल रहेगा उस पर। तो इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यू मस्ट सऊदी अरामको सर्टिफाइड टू परफॉर्म अब्रेसिंग ब्लास्टिंग, ट्रू। सऊदी अरामको सर्टिफाइड जो रहता है वही अब्रेसिंग ब्लास्टिंग कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं, ये ट्रू है। ओके, उसके बाद इसने बोला है वाई डू इंसिडेंट ऑकर, मतलब एक्सीडेंट क्यों होता है? लैक ऑफ प्लानिंग, यही तो रहेगा, लैक ऑफ प्लानिंग रहेगा तो मतलब आपने कोई प्लान नहीं बनाया, कुछ नहीं किया और चले गए काम करने, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ओके, तो आगे बढ़ लेते हैं, 35 पे आ जाते हैं। यहाँ पे डाउट लिखा था, ठीक है, तो डाउट में क्या था? इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? रिटन इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू प्लान्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल हाई रिस्क वर्क ऑन द जॉब साइट, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसने पूछा है रिटन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एंड आर नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल, यही समझ लेना, सभी जगह पे इसने नहीं बोला है। ठीक है, हाई रिस्क वर्क एंड जॉब, तो ये फॉल्स है। उसके बाद इसने बोला इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी डायल 999, बिल्कुल गलत है। इमरजेंसी में आपको डायल करना रहेगा दूसरा नंबर, मैं अभी बताता हूँ वाई दूसरा नंबर कौन सा है। वाई डू सऊदी अरामको ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव ए स्पेसिफिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, किस लिए चाहिए? इसने पूछा है वाई सऊदी अरामको ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव स्पेसिफिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, क्यों चाहिए आपको? तो इसने बोला टू अवॉइड इनकरेक्ट डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब उसके बाद बोला है टू अवॉइड एस्केलेशन और इंक्रीज डैमेज और कैजुअल्टीज। उसके बाद इसने बोला है टू इंश्योर एवरीवन नोज हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ द अबव हो गए। मान लो एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में हज़ारों रूम है, हज़ारों रूम का मतलब मेरे कहने से मतलब बहुत ज़्यादा रूम रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, तो वहाँ पे एक रिस्पांस प्लान रहता है और एक रिस्पांस प्लान रहता है। मान लो यहाँ पे बिल्डिंग में आग लग गई है, तो जब आप उस रिस्पांस प्लान के बारे में नहीं पढ़े रहेंगे, क्या क्या आंसर करना है, कैसे कैसे करना है, तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब कारण ना हो जाए, इसलिए अरामको एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान इशू करता है, बनाता है। उसके बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मस्ट डायल 991, ठीक है, ये ट्रू है 991 अगर डायल करोगे तब वो इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपका काम सही रहेगा। अब इस पे बस इतना, आज के लिए इतना, अगले वीडियो में हम लोग कन्फाइन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू सून, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
so you can get everything from me. Thank you so much.